हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में हम आज टेस्ट नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें प्लेट विवर्तनिकी जो आपका भौतिक भूगोल है, फिजिकल जो ज्योग्राफी है, उसमें आपके जियोमॉर्फोलॉजी जो यूनिट है उसका जो प्लेट विवर्तनिकी है, उस प्लेट टेक्टोनिक्स जो टॉपिक है, उस पे जो अपना टॉपिक वाइज जो टेस्ट है उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। टेस्ट नंबर 5 जो हमारा है, उसका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। उसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय प्लेट का भाग नहीं है, यानी भारतीय प्लेट उस क्षेत्र में उसमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया है, बोर्नियो है, सऊदी अरब है और श्रीलंका है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है, इसमें आंसर रहने वाला है सऊदी अरब। जो भारतीय प्लेट है उसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। और अगर उससे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो और श्रीलंका, ये तीनों ही उसमें शामिल होते हैं। आपका जो सऊदी अरब है वो आपका अरब प्लेट है, उसमें ये आता है, लघु प्लेट में ये शामिल होता है। फिर आते हैं 33 सागर अस्तित्व में आया था। 33 सागर है वो कब अस्तित्व में आया था, इसके बारे में हमें जानना है। तो प्री कैम्बियन युग में है, पेलियोजोइक युग में है, मेसोजोइक है या क्रेनोजोइक युग में है। तो 33 सागर जो हम वेदनर ने बताया था ना, क्या बताया था कि पहले एक पैंथलासा था, है ना, सागर, और एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया था। ठीक है, तो उस पेंजिया जब टूटा दो भागों में, तो उससे मध्य जो सागर बना वो कौन सा था? 33 सागर था। और उस 33 सागर से ही जो अवसाद थे उससे हमारा हिमालय बनता है। तो 33 सागर है वो कब अस्तित्व में आया था? वो आया था पेलियोजोइक युग में, अंत में है वो अस्तित्व में आया था। तो इसमें सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी आंसर, इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेगनर से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह के लिए कौन सा बल रहा है? तो वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो महाद्वीप है वो दो दिशाओं में कार्य करते हैं। एक तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा की ओर, यानी महाद्वीप चलेंगे तो वो किधर चलेंगे? यहां से भूमध्य रेखा की ओर। और दूसरा किस दिशा में चलेंगे? दूसरा चलेंगे वो पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, तो दो बल उन्होंने बताए, एक तो भूमध्य रेखा की ओर और एक पश्चिम की ओर। तो जो भूमध्य रेखा की ओर बल है वो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भूमध्य रेखा की ओर महाद्वीप जब जाएंगे तो उसके लिए कौन से बल हमें चाहिए? तो उत्प्लावन बल चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, अपकेंद्रीय बल चाहिए, उत्प्लावन और गुरुत्वाकर्षण दोनों चाहिए। तो इसमें सही आंसर कौन सा होने वाला है? दोनों, उत्प्लावन, जिसे हम पल्लवनशीलता बल भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा बल? पल्लवनशीलता, यानी तैरना। जैसे हम 10th क्लास में साइंस पढ़ी है, उस साइंस में जो साइंस वाली बुक में आपको एक प्रैक्टिकल था जिसमें हम बोलते हैं खनिज निकालना, है ना, अयस्क से खनिज निकालना। तो उसको फोड़ते हैं और उसमें साबुन से उसको धोते हैं, तो जो खनिज है वो नीचे बैठ जाता है और शुद्धियां ऊपर आ जाती है ना। तो वो जो पल्लवनशीलता वाला है वही इसमें कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर तैर रही है और नीचे भारी है, तो उस तैरने का जो बल है वो किसकी ओर लगता है? भूमध्य रेखा की ओर लगता है जब अपन उसको घुमाते हैं। तो ये जो उत्प्लावन पल्लवनशीलता बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है। और पश्चिम दिशा में कौन सा बल कार्य करता है? पश्चिम दिशा में उन्होंने बताया था सूर्य और चंद्रमा का जो बल है, जिसे हम ज्वारीय बल बोलते हैं, है ना, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण, जिसे हम ज्वारीय बल के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों इसमें कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चौथे पे। फोर्थ क्वेश्चन वैसा है, कथन और कारण वाला है। ठीक है, इसमें बोल रखा है नवीन वलित पर्वतों को टर्शरी पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। तो देखो, प्लेटें जो क्या बोलते हैं, पर्वत जब बनते हैं
रचनात्मक के सहारे बनते हैं या विनाशात्मक के सहारे बनते हैं? वलित पर्वत रचनात्मक क्या होता है? दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है ना? दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, जैसे हम इधर ऐसे समझे, तो ये प्लेटें एक दूसरे से क्या जा रही है? दूर जा रही है, और नीचे से लावा निकलता है ना? और यहाँ पे कुछ ना कुछ कटर छितर इन सबका क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये रचनात्मक है। लेकिन जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे से पास आ रही, तो यहाँ पे इस तरह का क्या होता है? विनाश होता है। ठीक है, तो इसे विनाशात्मक बोलते हैं। तो जब महाद्वीप पर्वत बनते हैं, वलित पर्वत, तब दो प्लेटें एक दूसरे से पास आती है, संपीड़न होता है, बीच में जो क्या है आपका अवसाद, वो अवसाद है वो ऊपर आता है और वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो रचनात्मक होगा या विनाशात्मक होगा किनारा? विनाशात्मक। कौन सा किनारा हो जाता है? विनाशात्मक, यानी आर गलत है और आर गलत है, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, है ना, अगर हमारा आर गलत है। अब ए क्या है? नवीन वलित पर्वतों को टर्शरी पर्वत भी कहा जाता है। तो सही है या गलत है? ये सही है। टर्शरी युग में हुई थी नवीन पर्वत संरचना, जिसे अल्पाइन पर्वत भी हम बोलते हैं। टर्शरी युग में हुए थे ये, और उसे हम बोलते हैं अल्पाइन पर्वत निर्माण की जो हलचलें हैं उनमें चौथी हलचल थी, और इसे अल्पाइन हलचल भी बोलते हैं, जिसमें आपका रॉकी, एंडीज, हिमालय, इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। चेरनियन सबसे पहले हुई थी, उससे बाद में आपके कैलिडोनियन हुई, फिर हर्सिनियन हुई, और उससे बाद में आपकी ये अल्पाइन हलचल हुई थी। जो अल्पाइन हलचल हुई थी वो कब हुई थी? आपके टर्शरी युग में हुई थी, और इसी वजह से इसे हम टर्शरी पर्वत भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका ए में कौन सा आ जाएगा आंसर सही? सी आंसर सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत। निम्न में इसे अग्निव्रत कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अग्निव्रत क्या होता है? रिंग ऑफ फायर, है ना? वो किसे कहा जाता है? परिप्रशांत पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, अंध महासागरीय और आर्कटिक पेटी। तो परिप्रशांत अग्निवलय है वो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के चारों ओर, जहां पे प्रशांत महासागर की जो सागरीय प्लेट है उससे आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाली जो प्लेटें हैं वो उसकी ओर धक्का लगा रही है। तो वहां पर जो विनाशात्मक क्रिया हो रही है और वहां पे ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ए। जिग्साफिट जैसी तटीय व्यवस्था जिन प्लेटों के बीच पाई जाती वह है स्कैंडिनेविया और ग्रीनलैंड के मध्य, विनी और ब्राजील के मध्य, भारत और ऑस्ट्रेलिया के तटों के मध्य, या जापान और उत्तरी चीन तटों के मध्य। तो हमने पढ़ा है जिग्साफिट किसमें है? जिग्साफिट प्रमाण दिए थे वेगनर ने। वेगनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिए थे। देखो मैं ये जो बात बोल रहा हूं उसका ये प्रमाण है, ठीक है, उस चीज का ये प्रमाण है। उन प्रमाणों में इन्होंने एक प्रमाण दिया था, कौन सा? जिग्साफिट, यानी तट एक दूसरे से दर्पण की भांति सटे हुए हैं। ठीक है, दर्पण की विपरीत प्रतिलिपि ये है। ठीक है, तो अब वो कौन से हैं जिनको आप आपस में मिलाओ तो वो सेम दिखाई दे। जैसे अपन कागज का टुकड़ा करें और इधर वाला दोनों को मिलाओ तो आपस में सेम दिखाई दे। तो उसमें इन्होंने प्रमाण दिया था कौन सा? विनी, अफ्रीका और ब्राजील के तटों से मध्य। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, प्लेसर निक्षेप भी दिया था और भी कोयले के निक्षेप भी दिए थे, वो सारे निक्षेप भी इन्होंने दिए थे प्रमाण। वर्तमान में महाद्वीपीय प्रवाह और पर्वत निर्माण आदि एक साथ समझाया जा सकता है। कौन से सिद्धांत से समझा सकते हैं आप? वर्तमान में महाद्वीपीय प्रवाह यानी महाद्वीप का चलना, और पर्वत निर्माण, जैसे वेदनर के सिद्धांत की बात करें तो वेदनर ने क्या समझा दिया था? महाद्वीपीय प्रवाह समझा दिया था।
लेकिन जब हम उस सिद्धांत में उनसे ये पूछते हैं कि फिर पर्वत कैसे बने, तो उनका वो जवाब तो देते हैं, लेकिन वो जवाब स्पष्ट जवाब नहीं होता। ठीक है, तो उसमें हम ये मान सकते हैं कि हाँ, उनके सिद्धांत से पर्वत निर्माण की अच्छे से व्याख्या नहीं हो पाती। ठीक है, तो फिर ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिससे हम पर्वत निर्माण और महाद्वीपीय प्रवाह है दोनों समझा सकते हैं? होम्स वाला है मध्यपिंड या भूअभिनति कोबर वाला, और प्लेट विवर्तनिकी और तापीय चक्र सिद्धांत। बताइए। तापीय चक्र सिद्धांत जो लिखा है जोली, जो जेफरीज है तापीय संतुलन सिद्धांत, है ना, संसूचन सिद्धांत। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? प्लेट विवर्तनी, सीधा साधा प्लेट विवर्तन से आप पर्वत निर्माण भी समझा सकते हैं, प्लेट विवर्तनी से आप महाद्वीपीय प्रवाह भी समझा सकते हैं, और प्लेट विवर्तनी से आप ये भी समझा सकते हैं कि जो प्लेटें हैं, अगर वेदनर की बात करें तो प्लेटें सिर्फ या तो भूमध्य रेखा की ओर जानी चाहिए महाद्वीप, या फिर पश्चिम दिशा की ओर जानी चाहिए, लेकिन उन प्लेटों का अलग अलग दिशाओं में जो संचरण चल रहा है, वो संचरण भी आप आसानी से प्लेट विवर्तन से समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट विवर्तन ने प्लेटों के संचरण के लिए, अब इन्हीं में से मुझे बता दो, प्लेट विवर्तन सिद्धांत में प्लेटों के संचरण के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया गया है? कौन सा सिद्धांत है? वो सिद्धांत है आपका होम्स का संवहन त्वरण सिद्धांत। क्या बोलता है होम्स? एक पृथ्वी से जो दुर्बलता मंडल है, ठीक है, उस दुर्बलता मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और उन रेडियो एक्टिव पदार्थ पर ताप दाब से उनमें क्या होता है? एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी से वहां के आसपास की जो चट्टाने हैं वो क्या हो जाती है? पिघलती है, और चट्टानों के पिघलने से क्या होता है? वो हल्की होती है ना, कोई भी चीज पिघलती है तो हल्की होगी, और हल्की होने से क्या होगी? वो उठती है बाहर की ओर, क्योंकि घनत्व वाला पूरा कॉन्सेप्ट कार्य करता है, जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठकर वो ऊपर जाती है, ऐसे समझते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं ना। तो ये चट्टान पृथ्वी की भूपर्वटी, यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसपे ताप और दाब बना, प्लेटें हैं, पिघली और ऊपर जाती है। अब देखो, इससे पास में रहेगी तो गर्म रहेगी, जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय में जैसे ही गैस से पास में पड़ी है चाय, है ना, बर्तन, तो तब तक तो वो उबलती रहती है, बाहर आती रहती है, और अगर आप बाहर आने वाली है और बटन बंद करने का टाइम नहीं है आपके पास, है ना, स्विच ऑफ करने का, तो आप उसको उठा लेते हो ना, उठा के उसको साइड में कर देते हो। तो उस साइड में करने का क्या मतलब है? टेम्परेचर का स्रोत है दूर हो गया, स्रोत दूर होने से ही वो आपस में बैठ जाएगी। अब वैसा ही इसमें यहाँ पे थी तब तो बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ये इसकी बात करें अपन, तो ये तो दूर हो गई ना, स्रोत से तो दूर हो गई, स्रोत से दूर होते ही ठंडी होगी, ठंडी होगी मतलब भारी होगी, और भारी होगी मतलब वापस से नीचे बैठेगी। तो अब ये भारी होकर नीचे बैठती है, तब वहीं पे नहीं बैठती, क्योंकि वहां पे तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा थोड़ी सीधा यहीं से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि नीचे से तो और भी आ रहे हैं ना, तो इस वजह से क्या होता है? इस तरह से नीचे उतरती है। अब इस तरह से नीचे उतरती है जब, तो यहाँ पे कोई प्लेट स्थित है, तो ये प्लेट इस दिशा में जाएगी, ये प्लेट इस दिशा में जाएगी, है ना, तो यही प्लेट विवर्तन सिद्धांत में माना इन्होंने। ठीक है, अगर मैं दूसरा स्रोत ले लू यहां पर, अगर मैं दूसरा स्रोत ले लू यहां पर, और ये प्लेटें क्या है? उठ रही है, और इधर से नीचे उतर रही है, तो यहाँ पे जो प्लेट है वो आ रही है, ये दोनों मिल रही है, ये बीच दूर जा रही है, तो ये विनाशात्मक, ये रचनात्मक किनारा। तो ये इन्होंने प्लेट विवर्तन सिद्धांत में होम्स के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इन्होंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि प्लेटें किस तरह से चलती है ना, और पर्वत किस तरह से बनते हैं। चलिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखियों एवं भूकंपों का वितरण प्रधानतः पाया जाता है। वहां पर पाया जाता है, यह हमें देखना है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी सतह पर समान रूप से पाया जाता है।
प्लेट सीमाओं के सहारे पाया जाता है, गहरे महासागरीय नितलों में पाया जाता है और महाद्वीपीय सीमांतों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी और भूकंप दोनों आने चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ भूकंप या सिर्फ ज्वालामुखी, तो दोनों कहां पे पाए जाते हैं, दोनों साथ साथ। प्लेट सीमाओं के सहारे सहारे आपके पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेट की सीमाएं जो टकराती है वहां पे आपस में दूर होती है, वहां पे दूर होती है, वहां पे भी ज्वालामुखी आता है ना, पटक का निर्माण होता है, बाहर लावा का उद्वेलन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे से टकरा रही है, वहां पर भी। एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है। एंडीज पर्वतमाला वहां पर है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कौन सा फिर है, रूस, और उस पे ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, सस्ता, रेनियर, हुड, तीन चोटियां ना वहां पे, सस्ता, रेनियर और हुड, किसमें, रूस की पर्वतमाला, ठीक है। तो एंडीज पर्वतमाला किससे बना है, उत्तरी अमेरिका और नजका प्लेट से, सही है क्या। दक्षिण अमेरिका और नजका प्लेट, दक्षिण अमेरिका नजका प्लेट के अपसरण से, दक्षिण अमेरिका नजका प्लेट के दूसरे से बगल में सरकने से, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे तीन कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है, ये तो हमारी नजका प्लेट है और ये हमारी दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, दोनों एक दूसरे से टकरा रही, अभिसरण है ना, यही होता है ना। फिर ये हमारी नजका प्लेट है, ये हमारी दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। ये तीसरी कंडीशन में क्या है, ये हमारी क्या है, नजका प्लेट, और ये हमारी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, दोनों एक दूसरे से बगल में से ऐसे स्लाइडिंग होती ना, ऐसे सरक रही है, ना ही टकरा रही है ना दूर जा रही है, ऐसे सरक रही है। तो अब ऐसी स्थिति में तीनों में से कौन सा है, या उपयुक्त में से सभी, सारे हैं, तो सारे तो नहीं है, या तो टकरा ही सकता है या दूर ही जा सकता है ना। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है वो इसमें फुलफिल करती है, बताओ। तो ए, संपीड़न से ही बनेगा ना, ये दोनों एक दूसरे से टकराएगी और बीच में जो मलबा है वो मलबा उठकर आ जाएगा और उससे हमारा वलित पर्वत बनेगा। और एंडीज पर्वत कैसा है, वलित पर्वत, कब बना था, टर्शियरी, अल्पाइन, रॉकी, एंडीज और हिमालय तीनों साथ साथ बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके बारे में उत्तर दीजिए। चलिए पढ़िए। यह ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है, यह मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, यह महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना की व्याख्या में सहायक है, यह महाद्वीपों और महासागरों के स्थायित्व में विश्वास रखता है। चतुष्फलक सिद्धांत किसने दिया था, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है, लोथियन ग्रीन ने दिया था। कब दिया था, 1875 में दिया था। किसने दिया था, लोथियन ग्रीन ने। चतुष्फलक सिद्धांत, जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लो और फिर मुझे बताओ जल्दी से सारे बच्चे। तो सबसे पहले ये सिद्धांत है किसने दिया था, लोथियन ग्रीन ने। कब दिया था, 1875 में। ये सिद्धांत है वो लोथियन ग्रीन ने दिया था। अब ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या बोलते हैं, चतुष्फलक के रूप में है वो विद्यमान रहते हैं सारे महाद्वीप और महासागर। तो इस सिद्धांत में ये बात सही है क्या कि महाद्वीप और महासागरों के स्थायित्व में विश्वास रखता है, ठीक है। ये इस महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना को सिद्ध नहीं करता, ठीक है, ये इससे पहले ही आ गया था, ठीक है, तो ये उसको सिद्ध नहीं करता। हालांकि ये महाद्वीपीय विस्थापन में विश्वास रखता है, उस चीज को बताता जरूर है। मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या ये नहीं करता है, ठीक है, पर्वत उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, महाद्वीपों के प्रवाह से। फिर आ जाता है ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है, चतुष्फलक है तो ज्यामिति आई है नहीं आई, अपने आप ही आ गई, ठीक है। तो ये ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है, यानी 1 और 4 आपका इसमें सही
1 और 4 आपका इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। लोथियन ग्रीन की संकल्पना है, चतुष्फलक सिद्धांत है। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित यह थोड़ा सा सिद्धांत है वो इसमें आता है। फिर आ जाता है निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत, है ना, प्लेट विवर्तन सिद्धांत से आधार है। सही उत्तर को चुने और नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर चुनना है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत से आधार है, महाद्वीपीय प्रवाह है, भू संतुलन है, ध्रुव संचलन है या पूरा चुंबकत्व है। भू संतुलन होगा क्या? पहले पे आते हैं महाद्वीपीय प्रवाह है या नहीं है? है। महाद्वीपों का प्रवाह समझाओगे तभी तो प्लेट विवर्तन का इंपोर्टेंस है। ठीक है, हालांकि उसका प्रवाह के लिए बल कौन से है वो फिर प्लेट विवर्तन में दूसरे लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं भू संतुलन। भू संतुलन आइसोस्टेसी प्राटेरिसी संकल्पना, यानी हिमालय अगर ऊंचा है तो मेरियाना ट्रेंच जितनी गहरी खाई भी है पृथ्वी पर, तभी तो दोनों में संतुलन बना हुआ है और दोनों पृथ्वी है वो व्यवस्थित रूप से चल रही है। यानी स्थल जितना ऊंचा होता है उतना ही नीचे भी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी हमारे लिए इंपोर्टेंट है प्रवाह में, नहीं है ना, ये तो इंपोर्टेंट नहीं है। पृथ्वी अपना संतुलन अपने आप बना लेगी। अगर महाद्वीप अभी अपने को पता है ज्यादातर जो स्थलीय खंड है वो कहां पर है, उत्तरी ध्रुव में है, और वो दक्षिणी ध्रुव में चले जाएंगे तो चले जाएंगे, तब पृथ्वी अपना जो संतुलन है वो दूसरे हिसाब से बनाएगी, है ना। तो वो प्रवाह में थोड़ी भू संतुलन आएगा, नहीं आएगा ना। पूरा चुंबकत्व है या नहीं है, पता चल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि पहले महाद्वीप वहां पे स्थित थे, इस तरह से उनका संचलन हो रहा था, क्या उसमें प्रोसेस हो रही थी। ये कौन सा है, हैरी हेस वाला है या कौन सा है, हैरी हेस था ही ना, सागर नित्तल प्रसरण। और सागर नित्तल प्रसरण से जब मैग्मा बाहर निकलता है क्योंकि उसका प्रसार होगा, और प्रसार होने से मैग्मा क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और मैग्मा बाहर निकलेगा, उस मैग्मा में लोहा रहेगा, लोहे के कण उसी दिशा में एडजस्ट होते हैं जिस दिशा में ध्रुव रहते हैं, और बाद में जब वो जम जाएंगे तो पुराने समय से हमें ये पता चलता है कि हाँ पहले है वो इस चट्टान का जो ध्रुव है, जो लोहे के कण है वो इस दिशा में एडजस्ट है। तब हमें पता चलता है कि हाँ किसी जमाने में ध्रुव है वो 20 डिग्री पर था, आज 23.5 पे, और उससे पहले 15 डिग्री पे भी रहा होगा किसी जमाने में। तो ये सारी चीजें हमें पूरा चुंबकत्व से पता चलती है। आया नहीं समझ में, चलो नहीं आया होगा। ऐसे अपन देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा है, सागर है। ठीक है, और इस सागर में यहां से हमारा गर्त है और यहां से क्या निकल रहे हैं, लावा निकल रहे हैं। लावा निकल रही पर्वत, अलग अलग चट्टाने हमारे पास प्राप्त होती है। अब ये चट्टाने तभी बनती है ना, सबसे नई चट्टान कौन सी होगी, ये वाली, और सबसे पुरानी जो इससे दूर होगी। ठीक है, अब जो दूर वाली चट्टान है वो किसी समय में बनी थी, मान लिया ये चट्टान 1000 साल पहले बनी थी, तो 1000 साल पहले तो यहाँ पे थी ना, नई नई ताजा ताजा, और इसमें लोहे के कण थे और उसी हिसाब से एडजस्ट हो गई। दूसरी चट्टान है वो 500 साल पहले बनी थी, और तीसरी चट्टान है वो 100 साल। अब इस 1000 साल वाली चट्टान में लोहे के कण उसी तरह से एडजस्ट हुए ना जैसे हमारे ध्रुव थे उस समय, है ना, चुंबक चुंबक की तरह कार्य करता है ना। तो ये मान लिया कि 15 डिग्री के हिसाब से एडजस्ट हुए, तब हमें पता चला चट्टान का परीक्षण करने से, हाँ यार 1000 साल पहले आज जो 23.5 डिग्री पे जो ध्रुव है हमारे वैसे नहीं थे, 1000 साल पहले 15 डिग्री पे थे। ठीक है, फिर 500 साल वाली चट्टान ढूंढी, उसका परीक्षण करा और पता चला यार ये तो 30 डिग्री पर है, तो यानी पहले 15 था फिर 30 था, और फिर 100 साल वाली में पता चला ये 23.5 ही है। तो फिर पहले 15 था फिर 30 गया और फिर किस पर आया, 23.5 पर आया। तो ये हमें पूरा चुंबकत्व का इससे हमें पता चलता है। और ध्रुवीय संचलन होगा या नहीं होगा, तो ध्रुवीय संचलन इसमें नहीं आएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे यार, और इसने पूरा ही उड़ा दिया। 8 सेकंड देना।
सागर तल प्रसार की परिकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? जेम्स हटन ने, हैरी हेस ने, डेविस ने या होम्स ने? सागर तल प्रसरण, जो भी समझाई पूरी परिकल्पना वो सागर तल प्रसरण ही था ना? किसने दिया था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, किसने दिया था? हैरी हेस ने। कब दी थी? सन बताओ, सन। सन कौन सी है इसमें? 1960। हैरी हेस ने यह संकल्पना दी थी। कब दी थी? 1960 में। सागर नित्तल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका है। सागर तल था, इसमें सागर नित्तल है। इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आएगा, इसमें कौन सा आ जाएगा? वही अपना हैरी हेस है जो आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हम इस जेफरीज को क्या करते हैं, डेली कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं टेस्ट में भी कर दूंगा करेक्शन थोड़ा सा। ठीक है, तो अब इसे करो। जेफरीज महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, डेली तापीय संकुचन सिद्धांत, होम्स रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, कोबर द्वीप निर्माण भूसन्नति सिद्धांत। सही सुमेलित बताना है, कौन सा हो जाएगा? कोबर वाला। ठीक है, तो जेफरीज का कौन सा सिद्धांत था? जेफरीज का है तापीय संकुचन सिद्धांत। जेफरीज का कौन सा है? तापीय संकुचन सिद्धांत। ठीक है, फिर महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ये किसने दिया था? डेली ने। किसने दिया था? महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया था किसने? डेली ने। और डेली ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? ओवर मोबाइल अर्थ। कौन सा? ओवर मोबाइल अर्थ। जब मोबाइल आया था उससे पहले उसने लिख दी थी ओवर मोबाइल अर्थ। कब लिखी थी इन्होंने ये पुस्तक? 1926 में लिखी। कब लिखी थी? 1926 में लिखते हैं। और कौन सी? ओवर मोबाइल अर्थ। ये पुस्तक किसने लिखी? डेली ने लिखी थी। फिर आते हैं तापीय संतुलन सिद्धांत, जेफरीज ने। रेडियो एक्टिवता जो सिद्धांत है, तापीय चक्र सिद्धांत, वो किसने लिखी थी? जोली ने लिखी थी। वो किसने दिया था? जोली ने दिया था। ठीक है, तापीय संकुचन सिद्धांत ये तो जेफरीज ने दिया ही था, है ना? तो फिर एक और बच गया, डेली ने दे दिया, होम्स कोबर हो गए। चलो ये सारे सिद्धांत हो गए। संवहन सिद्धांत किसने दिया था? होम्स ने दिया था 1928 में। चलिए, तो ये सारे सिद्धांत बता दिए। अब इनका डिटेल पढ़ लेना, नहीं आया तो मुझे बता देना। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कोबर, क्रेटोजन, डोली और मोबाइल अर्थ आ गया। एस महाद्वीपीय विस्थापन और विल्सन टू जो विल्सन जिसे हम बोलते हैं ना, और प्लेट्स। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं है? हैस ने कौन सा दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन तो वेदनर ने दिया था ना। तो हैस ने कौन सा दिया था? हैस ने, हेरी हैस ने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? हैस ने दी थी ना? है, किसने दी थी? हैरी हेस। प्लेट शब्द किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था। क्रेटोजन, कोबर, डेली या डोली का और मोबाइल अर्थ पुस्तक अभी अपने जानी थी। चलिए नेक्स्ट, अब सारी प्लेट किनारों द्वारा नित्तल में प्रसरण होता है। चलिए, अब सारी प्लेट किनारों द्वारा नित्तल में क्या होता है? प्रसरण। रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं, बताओ जल्दी से। अभिसरण, अपसारी, अपसारी प्लेट किनारों द्वारा नित्तल में क्या होता है? प्रसरण। अपसार हो रहा है ना, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यही है ना, या पास आ रहे हैं? ठीक है, तो ये अपसारी दूर जा रहे हैं। और रचनात्मक प्लेट द्वारा जब दबाव बढ़ेगा तो क्या है? भ्रंश का निर्माण भी। और सॉरी, जब दूर जाते हैं तो ये दोनों एक ही चीज है ना।
अपसारी प्लेट, रचनात्मक प्लेट दोनों क्या है, एक ही चीज है। दूर जा रहे हैं तो रचनात्मक प्लेट, और जब दूर जाते हैं तो भ्रंश बनेगा ना ऐसे, तो ये भ्रंश का निर्माण होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा बी। दोनों चीजें सेम है, सेम चीजें नहीं है, मतलब प्लेट के बारे में बात हो रही है, एक ही तरह के किनारों के बारे में बात हो रही है, दोनों चीजें भी सही है, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बता रहे प्लेट के किनारों के बारे में, दूसरा बता रहे उससे बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में, ठीक है। और एक रचनात्मक, तो ये दोनों क्या है, दोनों में तालमेल बिल्कुल भी दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, तो इस वजह से क्या होगा, दोनों एक सही है और एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। मैं इसमें क्या करता हूँ सामान्यतः, अपन कथन पढ़ेंगे और कारण पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे, दोनों में पहले तो ये देखना है कि दोनों सही है या नहीं है, दोनों सही है, तब फिर ये देखना है दोनों एक ही चीजों के बारे में सही है या अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग के बारे में बात कर रही है यानी दोनों व्याख्या नहीं करते, हो सकता है वो सही है, एक ही चीज के बारे में बात, तो ये दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सही नहीं, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सही है ना। तो ये चीजें सामान्य है, इसमें वो IRZ वो वाला फॉर्मूला लगते हैं ना, उनकी ज्यादा आवश्यकता रहती है क्या। चलिए, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने दिया था, रेडियो धर्मिता सिद्धांत, जिसे तापीय चक्र सिद्धांत भी कहते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था, जोली ने दिया था। कब दिया था, 1925 में दिया था। कब दिया था, 1925 में। पुस्तक कौन थी, कौन सी थी, द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, द सरफेस हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो ये पुस्तक थी जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, कौन सा, तापीय चक्र सिद्धांत, ये रेडियोधर्मिता सिद्धांत जोली ने 1925 में द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक में अपनी दिया था। निम्न में कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, रूपांतरित भ्रंश या सागर नित्तल प्रसरण। तो इसमें इसे सही करना है ना, इसमें आ जाएगा कौन सा, बी। ये तो समझा था ना अभी, ध्रुवों का भ्रमण। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित शब्दों में से इसका संबंध प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से नहीं है, ठीक है, नहीं है पे ध्यान दे देना। उत्प्लावकता बल, चुंबकीय विसंगति, सागर नित्तल प्रसरण या प्रत्यावर्तन। तो उत्प्लावकता बल किसने दिया था, वेगनर ने, ठीक है, पल्लवनशीलता बल जिसे हम बोलते हैं, तो वेगनर ने जब ये दिया था तो उसका नाम क्या था, तो सिद्धांत प्लेट विवर्तन तो था ही नहीं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये किससे संबंधित है, महाद्वीपीय विस्थापन से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। सूची 1 और सूची 2 है, सुमेलित करना है। तो पेनीप्लेन, आधार तल और महाद्वीपीय विस्थापन। तो महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया, वेदनर ने, आधार तल पॉवेल ने, ठीक है। फिर आ जाएंगे हमारा प्लेट विवर्तनी हेरियस आ जाएगा, और डेविस का पेनीप्लेन। तो मैच कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा जल्दी कर दिए थे अपन, कोई ना। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए में 4 है ना, ए में 4, बी में 1, बस इतना बहुत है, ए में 4 और बी में 1। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का आधार नहीं है, आधार नहीं है ये बताना। निम्न में से कौन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन, सागर नित्तल या पूरा चुंबकत्व। कौन सा नहीं है, जलवायु परिवर्तन। इसके बारे में किसने कहा था बात, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के बारे में कौन से विद्वान ने बात करी थी, जब महाद्वीपों के विस्थापन की बात करते हैं तो इसमें बात करी थी किसने, वेगनर ने। वेगनर बोलता है ना कि आज जहां पे कोयला है वहां पे कोयला नहीं मिल सकता,
इसका मतलब या तो महाद्वीप शर्तें हैं या फिर जलवायु कटिबंध शर्तें हैं। तो दोनों में से एक का विस्थापन तो निश्चित रूप से हुआ है। फिर जलवायु कटिबंध शर्त नहीं सकते, इसका मतलब है कि महाद्वीप में ही हलचल हुई है। तो ये बात कौन करता है? आपका वेदनर करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये। फिर आ जाएगा निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट व यूरेशियाई प्लेट के बीच का सीमा क्षेत्र कैसा है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट व यूरेशियाई प्लेट का सीमा क्षेत्र कैसा है? अभिसरण हो रहा है उनमें, अपसरण हो रहा है, निमज्जन है या सर्पण है? दूर जा रहे हैं, दूर दूर का मतलब क्या होता है? अपसर्पण या अभिसरण? अपसरण। तो अपसरण हो रहा है ना इनमें, तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अपसारी प्लेट किनारों द्वारा सागर नितल में प्रसरण होता है, सही है। और रचनात्मक प्लेट द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है। तो सेम ही क्वेश्चन है ना, तो दोनों सही है, बी आंसर हो जाएगा। सी। तो इसमें कौन सा जाएगा? बी आ जाएगा। वर्तमान में महाद्वीपीय विस्थापन की आधारभूत शक्ति मानी जाती है। वर्तमान में महाद्वीपीय विस्थापन की आधारभूत शक्ति क्या मानी जाती है? गुरुत्वाकर्षण एवं तापीय शक्ति, चंद्रमा से पृथ्वी से अलग होने के फलस्वरूप उत्पन्न शक्ति संतुलन, भूगर्भ में विस्तृत संवहनीय धाराएं, और सभी असत्य हैं। बताओ, दिमाग लगाना है अपना अच्छे से, ठीक है। सारी चीजें मानी जाती है महाद्वीप के विस्थापन के लिए, पर वर्तमान में कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों ऐसा है, वेदनर ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत 1960 तक उसी को माना जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत की कमियां निकालना बहुत मुश्किल था, और उस सिद्धांत में कोई कमी भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एज ए लॉयर थी, जैसे अपने सिद्धांत को क्या करा था? प्रोटेक्ट करा था। उन्होंने हर चीज के प्रमाण दिए, हर चीज के बारे में तथ्य बताए जो वर्तमान में वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने उपलब्ध भी है। परंतु एक ही कमी थी उनके सिद्धांत में, और बाकी पूरा सिद्धांत उनका सही था। उनके सिद्धांतों की आलोचना होती थी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर। कौन सी चीज पर? जो बल उन्होंने माने कि हाँ, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, उनका ज्वारीय बल अगर इतना लगने लग गया कि पृथ्वी पे महाद्वीपों को वो विस्थापित करने लग गए, तो इसका मतलब इतने वर्षों से तो पृथ्वी रुक जानी चाहिए थी, पृथ्वी को घूमना ही नहीं चाहिए था, है ना। और उससे अलावा जो उन्होंने पल्लवनशीलता बल माना थी, वो पल्लवनशीलता बल ही प्लेटों को विस्तार देंगे, तो ये भी सही नहीं था। तो उनकी जो आलोचना हुई थी, वो आलोचना उनकी दो ही आधारों पे हुई थी, जो उन्होंने दोनों आधार कौन से थे? बल जो उन्होंने माने थे। पर उससे बाद में 1960 में एक सिद्धांत आता है आपका हेरियस वाले, होम्स वाले, और उन सभी सिद्धांतों को मिलाकर प्लेट विवर्तन सिद्धांत आता है। और प्लेट विवर्तन सिद्धांत ही वर्तमान में महाद्वीपों को विस्थापन करने के लिए मान्य है या नहीं है? वही मान्य है। उसी सिद्धांत के आधार पे आप महाद्वीपों का विस्थापन करते हैं। और प्लेट विवर्तन सिद्धांत में कौन सा बल है जो महाद्वीपों को विस्थापित करने के लिए माना गया है? समझाया अभी मैंने पूरा। कौन सा बल माना गया है इसमें से? संवहनीय धाराएं। तो आंसर हो जाएगा ना सी, होम्स वाली संवहनीय त्वरण सिद्धांत, संवहनीय धाराएं, वही वर्तमान में महाद्वीपों को चला रही है ना। और 1960 से पहले महाद्वीपों को कौन चला रहा था? चंद्रमा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पल्लवनशीलता, वो चला रहे थे। और वर्तमान में कौन चला रहा है? होम्स वाला। समझ गए? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्षेपण मंडल वह है जहां पर क्या होती है? क्षेपण मंडल वह है जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर सरकती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से समीप आती है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट से नीचे क्षेपण होता है, जहां दो प्लेटें एक दूसरे के बगल से सरक जाती है।
तो क्षेपण मंडल क्या होता है? दो प्लेटें जहां पर एक दूसरे से नीचे चली जाती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्षेपण मंडल कहते हैं। प्लेटों का अभिसरण या टकराव किस तरह का होता है? प्लेटों का अभिसरण या टकराव किस तरह का होता है? बताओ। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, महासागरीय, महासागरीय, महाद्वीपीय, 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 महासागरीय, महाद्वीपीय, इनमें से सभी। तो सब तरह का हो सकता है, कोई भी प्लेट एक दूसरे से टकरा सकती है, ऐसा कोई इनमें भेदभाव नहीं है ना? जो आमने सामने आ जाएगी वही टकरा जाएगी। अब ऐसा थोड़ी है कि बाइक वाला बाइक से ही टकराएगा, एरोप्लेन से भी टकरा सकता है ना? उस पट्टी पे दौड़ाना चाहिए, और मूवी में दो टकराते ही है। तो ये सारा है, तो ये आमने सामने आना चाहिए, सब टकरा देंगे एक दूसरे से। सागर नित्तल प्रसरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ये सिद्धांत पीछे पड़ गया आपसे, है ना? किसने करा था? हेरी हेस ने। तीसरा क्वेश्चन आया ना इस सिद्धांत से, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, पर ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किन साक्ष्यों पर आधारित है? कौन से साक्ष्यों पर यह आधारित है, यह आपको बताना है। महाद्वीपीय प्लेटों का कभी भी विनाश नहीं होता है, इस चीज पर आधारित है। महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक होता है। दो प्लेटों के बीच कभी भी रिक्त स्थान नहीं होता है, या उपयुक्त में से सभी। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इन सभी पर आधारित है। रिक्त स्थान हो ही नहीं सकता ना, वरना पानी सारा नीचे चला जाएगा, है ना? रिक्त स्थान नहीं हो सकता। ये जो भी कॉन्सेप्ट है समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट। सागर नित्तल के प्रसरण का प्रमुख कारण है, कौन सा कारण है? भूपटल के घनत्व में अंतर, गुरुत्वाकर्षण और ज्वारीय बल, अनुपटल से उत्पन्न होने वाली संवहनीय कोशिकाएं, या फिर सागर नित्तल के अवसादों का भार। तो कौन सा कारण है? अभी होम्स वाला पढ़ा था ना, जैसे जैसे वो संवहनीय धाराएं चलती है उसी दिशा में प्लेटें भी चलती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। महासागरीय भूपर्पटी निर्मित है, किस चीज से निर्मित है? बेसाल्ट और ग्रेबो से, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर डोलोमाइट, या पेरिडोसाइट। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ए, बेसाल्ट और ग्रेबो से। ग्रेनाइट से कौन बना है? महाद्वीपीय। मोरदार पर्वतों का क्षीण क्षीण विकास प्राचीन भूखंडों के किनारों पर होता है, सही बात है क्या? पहले तो ये बताओ। वलित पर्वत, मोरदार पर्वत को हम क्या बोलते हैं? वलित पर्वत भी बोलते हैं। तो इनका भी निर्माण है वो प्राचीन भूखंडों के किनारों पर होता है या नयों पर होता है? प्राचीन, यानी प्लेट तो पुरानी है ना, वो प्लेट चलती जाएगी फिर टकराएगी किसी से तो नए बनेंगे, तो उससे तुलना में ये तो प्राचीन है, प्राचीन भूखंडों के किनारों पर होता है। और जहां आमने सामने से संवहनीय धाराएं आकर नीचे की ओर चलती है। तो सही है या गलत है? ये भूखंड है मेरा, ये भी भूखंड है, और ये भूखंड है, और ये भूखंड है। यहां से संवहनीय धारा चल रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगी, इस दिशा में ही चलेगी। ये दोनों प्राचीन भूखंड आपस में संवहनीय धाराओं की वजह से पास पास आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और बीच में जो अवसाद है उन प्राचीन भूखंडों के किनारों पर आपका वलित पर्वत बन जाएगा। और वो वलित पर्वत कौन सा होगा? मोरदार पर्वत जिसे हम बोलते हैं, है ना? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, व्याख्या भी एक दूसरे की करते हैं। फिर आ जाओ, दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण एवं टक्कर से निर्मित पर्वतमाला कौन सी है? एटलस, आल्पस, पिनेरीज, या इनमें से सभी? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी। सारी प्लेटें महाद्वीपीय टक्कर से, सारे वलित पर्वत है ना? हाँ, हिमालय भी है, और ये सारे इसी तरह से बने हुए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी। तो एटलस, आल्पस, पिनेरीज, हिमालय भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज के हमारे टोटल 32 क्वेश्चन थे
जो हमारे जो प्लेट विवर्तनिकी जो आपका टॉपिक था उस टॉपिक से संबंधित 32 क्वेश्चन हमने आज सोल्व किए। टेस्ट नंबर आपका 5 है ना। और दोस्तों से ये बोलना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा दोस्त हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिसमें आपको मात्र 499 में आपको सभी कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ और फुल टेस्ट हुआ और यूनिट वाइज टेस्ट, टोटल लगभग 106 टेस्ट है वो आपके अवेलेबल है। जो आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, जिसमें डिटेल व्याख्या सभी दिया हुआ है और ऐप का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।